गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मैं आपके लिए सक्षमता से जुड़ी हुई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो खास करके बिहार बोर्ड यानी SCRT की किताबों से आपके लिए जो सक्षमता के परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं और ख़ास करके SCRT से आपको जैसा मालूम है कि SCRT से काफ़ी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसी के तैयारी के लिए मैं आप सबके सामने इससे पहले कई सारे वीडियोस लेकर आया था, लेकिन बीच में कुछ कारण था जिसकी वजह से मैं वीडियो लेकर आप सबके सामने नहीं आ पा रहा था। तो जैसा मैंने बताया आपको 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का जो सोशल यानी सामाजिक विज्ञान का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको मैं किताब से इम्पोर्टेंट पॉइंट सबको छाँट कर मैं आप सबके लिए लेकर आया था, जो कि आप अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ही नीचे मैंने लिंक दे दिया है, उसमें जाके आप आसानी से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आपको कई घंटों की मेहनत आप मिनटों में देख सकते हैं। सिर्फ 20 से 25 मिनट में आप पूरी किताब को आसानी से देख सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप बहुत कम समय में पूरा वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पूरी किताब में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, किससे सवाल पूछा जा सकता है। तो उसी क्रम में दोस्तों, मैं आप सबके लिए पर्यावरण और हम जो भाग 1 है कक्षा 3 में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी लेकर मैं हाजिर हूँ, जो आप सबके लिए काम का होगा। तो वो ज़रूर है कि एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत आसानी से उन सभी सवालों के हल बहुत आसानी से आप हल कर पाएंगे। क्योंकि अभी डेट नहीं निकला है, लेकिन हम अगर 10 मिनट 15 मिनट अपने आप की तैयारी में दे देंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा। इसलिए नियोजित शिक्षक साथियों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ें और ख़ास करके सक्षमता की तैयारी धीरे धीरे करके शुरू कर दें। तो हमारे इस तरह की वीडियोज़ लगातार पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपके सामने पर्यावरण और हम का सबसे पहला पार्ट कक्षा 3 का आ चुका है, जिसमें कि आपको ब्लड रिलेशन के बारे में सवाल जो बनता है खास करके रीजनिंग वगैरह से। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक चाचा की शादी कविता है, उसमें पूछा जा सकता है नाना कौन है। माँ के पिताजी को नाना कहा जाता है। तो ये जो है ना सीटेट वगैरह में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है कि मामा किसको कहते हैं, माँ के भाई को। चाची किसके कहते हैं, चाचा की पत्नी को। तो ये रीजनिंग का है। ब्लड रिलेशन से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको दर्शाया गया है। उसके बाद पार्ट 2 में जब चलते हैं दोस्तों हम लोग कि हमारा परिवार, उसमें जो है एकल परिवार में कौन कौन लोग होते हैं। तो माता पिता बच्चे 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे होते हैं। और संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, जिसमें दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरी बहन और चचेरे भाई होते हैं। तो वैसे परिवार को क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार। और इसमें देखिए यहाँ पर नोट में दिया हुआ है कि सरगेट में 4000 रासायनिक तत्व और 200 ज्ञात विष और 60 कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सरगेट में 4 रासायनिक, यहाँ पूछा जा सकता है कि सरगेट में कितने रासायनिक तत्व होते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि 4000। और उसमें कितने विष होते हैं, तो 200 ज्ञात। और कितने कैंसर पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, तो 60। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे सवाल बन सकता है। क्योंकि हमको कोई छोटा से छोटा सवाल को भी नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि वो पूछ ले तो हम उस वक्त नहीं जानेंगे, हमारी नज़र से नहीं गुजरेगा, तो हमें दिक्कत हो सकती है। उसके बाद पार्ट 3 में जब चलते हैं दोस्तों, इसमें है जीव जंतुओं की दुनिया। तो जीव जंतुओं की दुनिया में पहली है काली मैं काली मतवाली करती रहती हूँ जुगाली। तो ये जुगाली कौन करता है, तो भैंस। उसके बाद हरे हरे मेरे पंख, लाल मेरी चोंच का रंग। तो ये किसका होता है, तो तोता। टेढ़ा मेरा चलता झाड़, बिल में रहता सांप। आपने देखा होगा इस तरह का सवाल पूछ सकता है। गोल गोल जाल में बनाती, छोटे छोटे जीवों को उलझाती। तो इसका जवाब सही होगा मकड़ी। पानी में रहने वाली जंतु मछली, इन्हें जलचर भी कहते। तो दोस्तों, ये मछली, यहाँ पर सवाल बन सकता है कि जलचर किसे कहते हैं। हमारे पास कई सारे सवाल जवाब हो सकते हैं, लेकिन अगर हमको एक बार जहन में नहीं गुजरेगा तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। तो किसको कहेंगे जलचर, मछली को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आपको मालूम है कि मांसाहारी किसको कहते हैं, जो जीव के मांस को खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी किसको कहते हैं, जो जीव के मांस को नहीं खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जीव पौधे और अपनी भोजन प्राप्त करते हैं, जीव से पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो सर्वाहारी किसको कहते हैं, जो जीव पेड़ पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सर्वाहारी। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। मांसाहारी किसको कहते हैं, जो मांस खाते हैं। शाकाहारी किसको कहते हैं, जो जीव मांस नहीं खाते हैं। शाकाहारी किसको कहते हैं, जीव पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जो जीव पौधे तथा मांस दोनों खाते हैं। तो वैसे जीवों को क्या कहते हैं, सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 में जब हम चलते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर पाते हैं रंग बिरंगे पंख। तो कौन से जानवर का, यानी कौन से पंछी का, माफ़ कीजिएगा, कि कौन से पंछी का क्या खाते हैं और उनका रंग क्या होता है और वो कहाँ रहते हैं। तो चलिए गौरैया की बात करें तो गौरैया जो है चावल, गेहूँ, कीड़े खाते हैं और पेड़ पर रहती है। तो गौरैया कहाँ है, क्या खाती है, चावल, गेहूँ और क्या खाती है, कीड़ा। रहती कहाँ है, पेड़ पर। बाज सांप खाती है, छिपकली खाती है, चूहे खाती है, अन्य तरह के जीव खाती है। कौवा क्या खाती है, मांस, कीड़े मकोड़े, रोटी आदि ये सभी खाते हैं। तो ये हुआ आपके पंछियों का क्या बोलते हैं, खाना पीना। तो ये हमें याद रखना है। पूछ लेगा कि बाज क्या खाता है, तो यहाँ पर अगर हमको ऑप्शन में दे देगा तो इनमें से कोई भी सही जवाब हमारे लिए हो सकता है। तो उसके बाद पंछियों के चोंच, इससे भी सवाल बनता है कई बार। बाज और चील, गिद्ध जैसे मांसाहारी पक्षियों के चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। उसका जो चोंच होता है कैसा है, ऐसा हुक की तरह मुड़ा हुआ रहता है, इस तरह। इससे क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा और भी ऐसे मुड़ा हुआ रहता है। वो इसलिए होता है कि वो आसानी से कोई चीज़ को ऐसे मारे तो आसानी से उसको निकाल सके, इस तरह उसकी चोंच मुड़ी होती है। तोते का जो चोंच होता है वो भी घुमावदार होता है, लेकिन उसको वो किस लिए होता है उसका घुमावदार, कि वो फल को आसानी से उतरने में उसकी मदद करती है। कबूतर और गौरैया की जो चोंच होती है छोटी और मजबूत होती है, जो अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होती है। मिट्टी कीचड़ से कीड़े व अन्य छोटे छोटे जीवों को पकड़ने वाली पक्षियों को चोंच लंबी और पतली सुई जैसी होती है। वो इसलिए ऐसी होती है कि उसको आसानी से किसी भी चीज़ को ज़मीन के अंदर से खोदकर निकाल सके। तो ये आपने काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट अब तक देखा। चलिए उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो पक्षियों के चोंच जो है निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रक्रिया होती है। जैसे बत्तख, फ्लेमिंगो आदि ऐसे पक्षी हैं जो पानी के आसपास रहते हैं तथा अपने भोजन पदार्थ जैसे कीचड़ आदि को अलग करते हैं। उसमें यानी जो हंस होता है या बतख होता है, उनके जो चोंच होते हैं उनको उसमें एक छानने की प्रक्रिया होती है, यानी उसके अंदर एक छानने वाली चीज़ होती है जो कीचड़ को अलग करती है, जो उसमें से शुद्ध चीज़ें होती हैं उसको आसानी से खाती है वो। उसके बाद पाठ नंबर 5 में चले तो पेड़ पौधे से दोस्ती। इस पाठ में ज़्यादा परीक्षा संबंधी कोई स्मरणीय तथ्य नहीं है, तो उसको हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं देंगे। उसके बाद पाठ नंबर 6 चलता हूँ, पत्ता हूँ मैं हरा। इस पर जब कुछ सवाल बन सकते हैं तो एक है कि नोक वाले पत्ते, सवाल पूछ सकता है कि नोक वाले पत्ते किस पौधे के होते हैं, तो याद रखना है दोस्तों पीपल। और गोल पत्ते किसके होते हैं, तो बरगद। तो यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि हमें बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन हम इसको गौर से कभी पत्तों को नहीं देखते हैं, इसलिए हमको पता नहीं चलता कि गोल पत्ते किसके होते हैं, नोक वाले पत्ते किसके होते हैं। तो आज हमको याद रखना है कि नोक वाले पत्ते किसके होते हैं, तो पीपल के होते हैं। गोल पत्ते किसके होते हैं, तो बरगद के होते हैं। ये बात हमको याद रखना है। चलिए आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बरगद के जो मजबूत तना होता है, शाखाओं से जड़ें लटकती है, ज़मीन तक चली जाती है तथा पैरों का सहारा देती है। कई बार दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव देहात में नहीं रहते, शहरों में रहते हैं, उनको बरगद का पेड़ उन्होंने कभी अपनी नज़र से नहीं देखा है, लेकिन हम लोगों ने तो देखा है और बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। उसकी क्या खूबसूरती होती है दोस्तों, उसका जो तना होता है बहुत मोटा होता है और उसकी शाखाओं में जड़ें लटकती है, यानी उसकी शाखाओं में क्या होता है, जड़ें लटकती रहती है जो ज़मीन तक चली जाती हैं और वो क्या करती है, पेड़ को सहारा देती है, नीचे गिरने नहीं देती है। तो उसके बाद आगे जब बढ़ते हैं, आगे जब पार्ट नंबर 7 में जब चलते हैं तो तरह तरह के भोजन। तो किस तरह के भोजन
बिहार के अंदर या दूसरे देशों के अलग अलग हिस्सों में क्या क्या भोजन किया जाता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे मेष संक्रांति में सत्तू का भोजन, भोजपुर में लिट्टी चोखा, मिथिला में दही चूड़ा, तमिल प्लस आंध्र प्रदेश और केरला में इडली डोसा, केरला में नारियल का तेल का प्रयोग, शाहजहाँ में औरंगजेब की कहानी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, हमें इससे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए कि भोजपुर में किस तरह के भोजन को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हमको याद रखना है लिट्टी चोखा। मिथिला के लोग किस तरह के खाने को पसंद करते हैं, तो दही चूड़ा उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है। तो केरला में किस तेल का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा, तो वहाँ हर चीज़ में खाने में भी नारियल का तेल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो त्यौहार जो होता है वो उसमें क्या क्या खास खाया जाता है, इससे भी सवाल पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कहा है कि बहुत हल्के सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस तरह के सवाल हमसे पूछ लिए जाते हैं, अगर हमारी नज़र से इस तरह के क्वेश्चन नहीं गुजरते हैं, हो सकता है कि हमको उस वक्त दिक्कत हो जाए। तो देखिए छठ में ठेकुआ खाया जाता है। छठ में कौन सा खाने का सबसे अच्छा चीज़ है? ठेकुआ। होली में जो है गुजिया, पकोड़े, कचौड़ी, इस तरह की चीज़ें अक्सर बनाई जाती हैं। ईद में सेवई और खीर बनाई जाती है। क्रिसमस में भारत में बिरयानी, चावल, चिकन मसाला बहुत ज़्यादा क्रिसमस में खाया जाता है। दिवाली में मिठाई, शनिवार में खिचड़ी। अब बोलेंगे ये शनिवार कहाँ से ले आए, तो शनिवार में दोस्तों स्कूल के मेनू में जाएंगे तो शनिवार को क्या खिलाया जाता है मिड डे मील में, तो खिचड़ी। तो इन सभी को याद रखना है कि छठ में क्या खाते हैं? ठेकुआ। होली में क्या खाते हैं? गुजिया, पकोड़ा, कचौड़ी। ईद में क्या खाई जाती है? सेवई और खीर। क्रिसमस में क्या खाया जाता है? भारत में बिरयानी, चावल, चिकन मसाला। दीपावली में मिठाई और शनिवार में खिचड़ी खाई जाती है। हमको अपने स्कूल का मेनू भी याद रखना है, उससे भी काफ़ी सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ कच्चा पका हुआ बच्चों के लिए, यानी कुछ कच्चा कुछ पका हुआ बच्चों के लिए, ये किसको खिलाया जाता है? कुछ पक्का होता है, पका हुआ होता है, और कुछ कच्चा खाया जाता है। कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें, कच्ची कौन सी चीज़ को खा सकते हैं? खीरा, चुकंदर, सेब, अंगूर, ये सब हम कैसे खाते हैं? कच्चा खाते हैं। और पकाकर खाई जाने वाली चीज़, चावल, मांस, रोटी, ये सभी जो है वो पकाकर खाने वाली चीज़ है, जिसको हम दोस्तों कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खा लेते हैं। तो गाजर और पत्ता गोभी को, गाजर का सब्जी बना के खा सकते हैं, आप कच्चा भी खा सकते हैं। पत्ता गोभी को आप पकाकर भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। तो आप देखे होंगे इसको खाते हुए। और देखिए हम किन चीज़ों को पार्ट नंबर जब 9 में चलते हैं तो पकाएंगे, खाएंगे। पकाने का तरीका और खाने का तरीका, जैसे भूनकर हम क्या क्या खाते हैं? तो आलू। तलकर हम क्या खाते हैं? पराठा। उबालकर क्या खाते हैं? हम अंडा। सेक कर क्या खाते हैं? मक्का या भुट्टा या रोटी। इन सभी चीज़ों को हम कैसे खाते हैं? सेक कर। उसके बाद आगे दोस्तों आखिरी चैप्टर है, इससे हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो घर बनाने के लिए आमतौर पर लकड़ी, भूसा, घास, मिट्टी, सीमेंट, लोहा आदि की चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो कौन से इलाके में किस तरह के घर बनाए जाते हैं, वो स्थान कहाँ, घर किस तरह का होता है? तो असम में दोस्तों किस तरह के घर बनाए जाते हैं? ज़मीन से 3-4 फुट ऊँचा बांस के खंभे पर अंदर से लकड़ी का बना होता है। 3-4 फुट ऊपर क्या कहते हैं, असम में जो है घर कैसा बनाया? 3-4 फुट का बांस लगाया जाता है, उसमें लकड़ी लगा दिया जाता है। मनाली में पत्थर तथा लकड़ी का प्रयोग से घर बनाया जाता है। लेह लद्दाख में लकड़ी के 2 मंजिल घर, निचली मंजिल पर खिड़की नहीं तथा नीचे जानवरों को रखा जाता है। राजस्थान में मिट्टी के घर, छत कटीले झाड़ियों की बनी होती है और घास फूस का प्रयोग होता है। और कश्मीर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है तो हाउस बोट और डोंगा हाउस। कश्मीर में किस तरह के घर होते हैं? हाउस बोट और डोंगा हाउस। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें, पक्के मकान। तो ये सभी जो है हमारी किताब में है। इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं सीटेट से भी, और ख़ास करके बिहार के जो हैं अभी जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली आया है, यानी फिर से उसको संशोधित करके विशिष्ट शब्द को हटाया जाएगा और उसमें कई सारे बदलाव किए जा सकते हैं। तो उसमें आज आपसे बिहार सरकार ने कहा है कि हम हर हाल में परीक्षा लेंगे। तो आपसे अगर परीक्षा लिया जाएगा तो दोस्तों हमारे ही किताबों से हमें सवाल पूछा जाएगा। अगर ये किताब से हमारी नज़र नहीं जाएगी, इससे कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देखने के बाद आपसे हल नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे
क्लास 3 के मतलब सामाजिक विज्ञान का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सभी लेकर मैं आप सबके सामने चैप्टर वाइज आया था। अगर आपको दोस्तों ये पसंद आया है लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ के साथ हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के वीडियो लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।